हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने कैपिटल बस्टिंग पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ। आपको बताना है कि कैपिटल बस्टिंग किसका पार्ट है। आपके ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस पढ़ा होगा कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन उसको लेना होता है। मतलब पैसे से संबंधित जो भी डिसीजन है वो एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। ध्यान रखना कि जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर नहीं लेता है। और एक फाइनेंशियल मैनेजर को मेनली 3 तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। 3 तरीके के डिसीजंस एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मतलब है कि पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजर बताता है। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है कि पैसे कहाँ से आएंगे, उसकी लागत क्या है, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत आती है। तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। एक बार फर्म ने पैसे कमा लिए तो उस पैसे का क्या करना है, क्या उसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है एज अ डिविडेंड या फिर उस पैसे को हमें रिटेन करना है ताकि उसे हम फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकें। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इसमें ये चीज़ें डिसाइड की जाती है कि वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आता है कैपिटल बस्टिंग, शॉर्ट में सीबी कहते हैं उसको, और शॉर्ट टर्म में आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब। तो लॉन्ग टर्म में हम कैपिटल बस्टिंग को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल बस्टिंग का क्या मतलब है कि हम ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो कि हमें कैपिटल को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होगा इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेस करने में या अपने जो कैपिटल हैं उनको लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं तो उसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करना है, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो इस तरीके के जो डिसीजन होंगे वो आपके कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत आएगा। कैपिटल का मतलब आप सभी को पता ही है कि वो पैसा जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 करोड़ हैं, इसे आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आपने इससे मशीनरी परचेस कर लिया, प्लांट परचेस कर लिया, तो ये डिसीजन आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंतर्गत आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि फाइनेंस में हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट टर्म यूज़ कर रहे हैं या कैपिटल बजटिंग टर्म का यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ये जो दोनों शब्द हैं उनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें भी डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछ ले कोई कि कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कोई अंतर है, तो अंतर है। इन्वेस्टमेंट जो होता है एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत कैपिटल बस्टिंग आता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। इन्वेस्टमेंट में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन कैपिटल बस्टिंग में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही इंक्लूड करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। वैसे इन जनरल कैपिटल बस्टिंग बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलो, दोनों सेम है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बात करें तो दोनों में अंतर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इन्वेस्टमेंट पे हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आता है, शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होगी, और यही हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ाया जाता है या फिर आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये भी डिसीजन लेना होता है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन जो है हमारा कैपिटल डेट में होगा और कितना पोर्शन हमारा इक्विटी में होगा, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और फाइनेंसिंग में एक और चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और वैक, या इसे हम बोलते हैं के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। और आखिरी में आता है डिविडेंड डिसीजन। इसमें आपने देखा कि या तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या रिटेन करना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि कैपिटल बजटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कैपिटल बजटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपका कैपिटल जो बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कितना पोर्शन आप डेट में लगा रहे हो और कितना पोर्शन इक्विटी के फॉर्म में लगा रहे हो। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल बजटिंग डील्स विद, आपके ऑप्शन हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस, शॉर्ट टर्म डिसीजंस, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग जो है वो आपके लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, कितना समय को हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, क्या 4 साल 5 साल या 1 साल या 2 साल 6 महीने, कितने समय को हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे फाइनेंस में ऐसा बोला जाता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो ये डिफाइन करे कि लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि अगर कोई भी पीरियड जो कि 1 साल से अधिक का है तो उसे हम लॉन्ग टर्म कह देते हैं। ठीक है, 1 साल से अधिक, मोर देन अ ईयर को हम लॉन्ग टर्म पीरियड कंसीडर करेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। समझ में आया? तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग। आपको बताना है कि कैपिटल बजटिंग में कौन सी चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। आपके ऑप्शन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, नेट एसेट्स मेथड, या कैश फ्लो। तो देखिए कैपिटल बजटिंग में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंक्लूड करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक, जिसमें आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल टेक्निक को हम नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक भी कहते हैं, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या आपने पढ़ा होगा। पे बैक पीरियड पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मॉडर्न टेक्निक, जिसको हम टाइम एडजस्टेड टेक्निक भी कहते हैं, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करता है। इसमें आपने पढ़ा होगा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, फिर एनपीवी पढ़ा होगा आपने, फिर आईआरआर पढ़ा होगा, फिर एमआईआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और आखिरी में आपने पढ़ा होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कंसीडर किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये आपका रिस्क एनालिसिस का एक टेक्निक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्क एनालिसिस के लिए हमने सारे टेक्निक्स को यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। देखिए कैपिटल बस्टिंग में हम क्या होता है कि हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, तो रिस्क एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, कुछ कन्वेंशनल टेक्निक हैं, और कुछ अदर टेक्निक हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कन्वेंशनल टेक्निक में हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का इस्तेमाल करते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करते हैं। अदर टेक्निक से इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आप देखो सेंसिटिविटी एनालिसिस है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, उसके बाद सिनेरियो है, सिमुलेशन है, और डिसीजन ट्री, तो ये अदर टेक्निक है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, कौन कौन सा कैपिटल बस्टिंग में यूज़ नहीं किया जाता। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ किया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, और कैश फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। कैश फ्लो अभी मैं आपको समझाऊंगा आने वाले क्वेश्चन पे कि कैश फ्लो कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैश फ्लो जब भी आएगा उसका मतलब होगा आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन, ये कैश फ्लो का मतलब होता है। तो 3 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नेट एसेट्स मेथड का इस्तेमाल हम कैपिटल बस्टिंग में नहीं करते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर, आपको बताना है कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस जो हैं वो किस तरीके के हैं। आपके ऑप्शन है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनइम्पॉर्टेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते हम। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज कर लेते हैं कि 20 लाख रुपए का मशीनरी परचेस कर लिया, आपने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले लिया, आपने
किसी इन्वेस्टमेंट को कंडक्ट कर लिया, 20 लाख रुपए आपने लगा दिए, तो इस डिसीजन को क्या आप रिवर्स कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। देखिए ज़्यादातर जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस होते हैं वो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, यानी उनको वापस नहीं लिया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम उसको रिवर्स करते हैं, मान लो किसी भी कंडीशन में मैं आपको छूट देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से रिवर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस एसेट को आप बेच देना चाहते हो, तो क्या आप बिना लॉस के इसको रिवर्स कर पाओगे? नहीं। तो ध्यान रखना कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। ये मोस्ट ऑफ द डिसीजन के बारे में बात हो रही है, लेकिन अगर कहीं भी रिवर्सिबल होता भी है तो उससे हैवी लॉस फर्म को बियर करना पड़ता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं होता है, अनइम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सपोज कर लेते हैं 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। एक प्रोजेक्ट से आपको 15 लाख रुपए हर साल मिलेगा, दूसरे प्रोजेक्ट से आपको 20 लाख मिलेगा। तो आप प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करोगे ना कि आपको ज़्यादा एनुअली आपको पैसा मिले, तो अनइम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है? कैपिटल बस्टिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इसी से इम्पैक्ट होती है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बस्टिंग। आपको बताना है कि कैपिटल बस्टिंग में किसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। आपके ऑप्शन है टैक्स इफेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। देखिए टैक्स का इफेक्ट तो हम कैपिटल बस्टिंग में कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम डिप्रिसिएशन को कंसीडर करते हैं तो हमें टैक्स सेविंग होता है। ठीक है, टैक्स इन्फ्लुएंस करता है कैश फ्लो को, इसीलिए हम कंसीडर करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डिप्रिसिएशन को कंसीडर करोगे तो आपको सेविंग होगा, आपकी बचत होगी, टैक्स सेविंग ऑन डिप्रिसिएशन। कैसे होगा? मान लेते हैं, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला है डिप्रिसिएशन अमाउंट इनटू टैक्स रेट। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन है और टैक्स रेट है 30% का, तो कितना आ जाएगा? 30,000। यही आपका टैक्स सेविंग हो जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि 30,000 रुपये का टैक्स सेविंग कैसे हो गया। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि टैक्स सेविंग कैसे हो रहा है। बट आप ध्यान रखो कि कैपिटल बस्टिंग में हम टैक्स इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। अभी के लिए समझ लो कि कंसीडर करते हैं, क्योंकि टैक्स बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बस्टिंग में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए कैपिटल बस्टिंग में हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक तरफ बेनिफिट्स देखते हैं और एक तरफ कॉस्ट। ये कंक्लूजन होता है कि हमें बेनिफिट देखना है। बेनिफिट क्या है? कैश फ्लोज के फॉर्म में होगा। कॉस्ट जो भी आप खर्चा करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आपका कॉस्ट है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है कि ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न है, जो कि किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि ये तो उतना जितना हमने लगाया उतना तो हमें मिलना चाहिए, अदरवाइज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो वाइबल नहीं होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है? मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न, कि इससे कम तो अगर रिटर्न हो रहा है तो मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा ही नहीं। अगर आप मान लो कि आप 8% के रेट से आप कॉस्ट आपकी पड़ रही है, तो बेनिफिट तो कम से कम 8% का होना चाहिए ना, अदरवाइज आप पैसे क्यों लगाओगे? तो ध्यान रखना कि टैक्स इफेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये हम कैपिटल बस्टिंग में इंकॉर्पोरेट करते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं, कंसीडर इसको नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि रेट ऑफ कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है? ये एक इंसेंटिव है, ये आपको छूट मिल रहा है। क्यों छूट मिल रहा है? ताकि आप अगर प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट कर रहे हो, आपने तुरंत कैश पेमेंट किया, तो आपको कुछ छूट मिल जा रही है कि ठीक है अगर आप अभी पेमेंट करोगे तो आपको 2% छूट मिल जाएगी। तो ये आप देखो कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन है ना, लॉन्ग टर्म का है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करते। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। आपको कुछ डिसीजंस दिया गया है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है ये डिसीजन ले रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है। आपके ऑप्शन है एक्सपेंशन प्रोग्राम, मर्जर, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, इन्वेंट्री लेवल। सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। एक्सपेंशन प्रोग्राम का क्या मतलब है कि हमें कुछ एक्सपेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आइकिया दिल्ली में था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं,
फॉर एग्जांपल आइकिया जो है दिल्ली में अपना स्टोर खोला था, अब मान लेते हैं कि वाराणसी में वो अपना स्टोर खोलना चाहता है, तो उसका मतलब है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। तो एक्सपेंड करने के लिए पैसे खर्च होंगे, आपको पता है कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अगर एक्सपेंशन प्रोग्राम वो बनाती है तो इसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट है मर्जर। अभी आपने देखा जियो प्लस हॉटस्टार, क्या हो गया, जियो हॉटस्टार। तो मर्जर को भी हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, इसको भी हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कंसीडर करते हैं। देखिए किसी भी एसेट को हम रिप्लेस कब करते हैं, जब उसका यूज़फुल लाइफ एंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी, उसका जो यूज़फुल लाइफ था वो कितना था, 10 साल। अब 10 साल के बाद तो ये मशीन हम यूज़ नहीं कर सकते ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें इसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट इज़ ऑल्सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल जो है वो एक शॉर्ट टर्म डिसीजन है जो कि आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो ये कैपिटल बस्टिंग का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, आपको बताना है कि एक अच्छी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो है वो किस पे आधारित है। आपके ऑप्शन है कैश फ्लोज, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग्स, लास्ट डिविडेंड पेड। तो देखिए एक अच्छी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक वो कैश फ्लोज पे बेस्ड है। अब आप कहोगे सर कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैश फ्लो को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स, मान लेते हैं कि 10 लाख, ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। माइनस इसमें से हम करेंगे कैश कॉस्ट। कॉस्ट आपके पास दो होती है, एक कैश कॉस्ट होती है, एक नॉन कैश कॉस्ट होती है, आगे मैं बताऊंगा। कैश कॉस्ट का क्या मतलब है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं। तो मान लेते हैं कि ये है 4 लाख, कितना बचा, 6 लाख। इसे हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कैश फ्लो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये कभी मत भूलना। कैश फ्लो की जब भी बात आए, कैपिटल बस्टिंग में की बात कर रहा हूँ मैं, कैपिटल बस्टिंग में कैश फ्लो की बात आए तो कैश फ्लो का मतलब क्या है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हमने सेल्स में से कैश कॉस्ट माइनस कर दिया, क्या हो गया, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1 लाख रुपए, कितना बचा, 5 लाख। ये आपका क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं कि टैक्स का अमाउंट है 80,000 रुपये, कितना बचा, 4,20,000। ये क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। 5,20,000 ये आपका आ गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। देखो हमने क्या बोला कि एक साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो है वो बेस्ड होती है कैश फ्लो पे। कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिप्रिसिएशन। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम टैक्स को कंसिडर करते हैं तो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद ही हम टैक्स को घटाते हैं, और कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन से पहले का अमाउंट हम लेते हैं, तो इसीलिए हम डिप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स आपने जो देखा है यही हमारा प्रॉफिट है। तो आपने जब कैपिटल बस्टिंग टेक्निक पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ टेक्निक, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक की बात हो रही है ना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न आपने पढ़ा होगा। ट्रेडिशनल जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो नहीं करते हैं, और जो मॉडर्न है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि जो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक है वो बेस्ड है ऑन कैश फ्लोज, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो। लेकिन उसमें एक एग्जेम्पशन भी है कि जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसे बोलते हैं, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड है। तो ये जो प्रॉफिट है या अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है ये लिया जाता है जब हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो ये अमाउंट हम लेंगे। लेकिन बाकी सब जगह, जैसे अगर आपने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, अगर आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है,
या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम इस अमाउंट का प्रयोग करेंगे। इसे हम बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब कुछ चीज़ें और समझ लो, जैसे हमने देखा है ना कि ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो नेट प्रॉफिट पे बेस्ड होते हैं, लेकिन कैपिटल बस्टिंग पे नेट प्रॉफिट पे हम नहीं लेते हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 मेथड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, उसके अलावा हम हर जगह कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं। अब आपने सोचा है कि एक साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कैश फ्लो पे ही क्यों बेस्ड होती है। देखिए, नेट प्रॉफिट जो है या जिसको अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नेट प्रॉफिट में बहुत सी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें ना तो कोई कैश इनफ्लो होता है और ना ही कोई आउटफ्लो होता है। एग्जांपल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कोई एक्चुअल आउटफ्लो नहीं होता है, केवल हम एसेट को डीवैल्यूएट करते हैं, इसीलिए नेट प्रॉफिट को बेस नहीं बनाया जाता, बल्कि एक साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक जो है वो बेस्ड होती है कैश फ्लोज पे। इसमें हम आगे कभी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not relevant cost in capital busting? Not relevant cost का क्या मतलब है कि irrelevant cost बताना है हमको। कैपिटल बस्टिंग में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक रेलेवेंट कॉस्ट होती है और एक इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। तो हमें इररेलेवेंट कॉस्ट बताना है। आपके ऑप्शन है संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड्स या बोथ ए एंड सी। तो सबसे पहले जान लेते हैं संक कॉस्ट क्या होता है। संक कॉस्ट का क्या मतलब है, डूबी लागत। ऐसा कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इंकर हो चुका है, ऑलरेडी हम खर्चा कर चुके हैं और उसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर डिसीजन। यानी कोई फ्यूचर में कोई डिसीजन लेते हैं उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो डिसीजन को हम चेंज नहीं कर सकते और वो पैसा ऑलरेडी इंकर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसने 2 लाख रुपए एक नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप करने में 2 लाख रुपए उसने लगा दिया, 2 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया। 2-3 महीने बाद उसे पता चला कि मार्केट में इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो है डिमांड नहीं है या बहुत कम है, इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। यहाँ पे जो 2 लाख रुपए इसने खर्च की ये डूब गई, इसका कोई यूज़ नहीं है अब, तो इसे हम संक कॉस्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। हमने जो कंसल्टेंट है उनको जो फ़ी दी है, ये भी एग्जांपल है संक कॉस्ट का। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक रेलेवेंट कॉस्ट का एग्जांपल है। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित हो। और इररिलेवेंट का मतलब क्या है, जो आपके प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं हो। तो संक कॉस्ट जो है वो एक इररिलेवेंट कॉस्ट है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 प्रोजेक्ट देखा, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए से हमको 15 लाख रुपए मिल रहा था, प्रोजेक्ट बी से 20 लाख रुपए मिल रहा था, तो हमने प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोजेक्ट ए जो है उसको हमने छोड़ दिया। तो कैपिटल बस्टिंग में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि 2 प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए हम कंपेयर करते हैं, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक रेलेवेंट कॉस्ट माना जाता है। अगर हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट ना हो तो हम कैसे बी को सेलेक्ट करेंगे, इवैल्यूएशन के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए ना, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम रेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रेलेवेंट कॉस्ट है और उसे हम कंसीडर करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज। तो क्वेश्चन पूछा इररिलेवेंट कॉस्ट, तो ये आपका इररिलेवेंट कॉस्ट है, ये आपका रेलेवेंट कॉस्ट है, तो ये नहीं होगा इसमें। एलोकेटेड ओवरहेड का क्या मतलब है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टाफ कॉस्ट है, ये आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट या एलोकेटेड ओवरहेड्स के अंतर्गत आते हैं और ये आपके इररिलेवेंट कॉस्ट हैं। स्टाफ की सैलरी आपने दे दी है तो ये आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा, तो ये आपका इररिलेवेंट के अंतर्गत आएगा। तो करेक्ट आंसर 8th का क्या हो जाएगा, ए एंड सी विल बी इररिलेवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बस्टिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, आपको बताना है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किस पे आधारित हैं। आपके ऑप्शन है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल एसेट या इंक्रीमेंटल कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस जो हैं वो बेस्ड हैं कैश फ्लोज पे। अब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले ये जान लो कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो को हम रेलेवेंट कैश फ्लोज कहते हैं। तो देखो, कैपिटल बस्टिंग में जो कैश फ्लोज होता है उनको हम मेजर करते हैं इन दी इंक्रीमेंटल टर्म्स, यानी कि हम उन्हीं कैश फ्लोज को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पर्टिकुलर जो प्रपोजल है उससे रिलेटेड हो। किसी भी प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं उसकी वजह से हुआ हो,
ठीक है, किसी प्रोजेक्ट को करने में जो खर्चा है उसी से रिलेटेड हम कैश फ्लोज को इंक्लूड करते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा 256 GB का, तो अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो अप टू 500 GB, तो इसको बढ़ाने पे ही आपको कॉस्ट बढ़ेगी ना, इंक्रीमेंटल होगी। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास 4 प्रोजेक्ट हैं ABCD, अगर हमने एक प्रोजेक्ट लिया तो इससे संबंधित जो कॉस्ट है उनको हम कैश फ्लोज में इंक्लूड करेंगे, उसे हम इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कहेंगे। अगर हमने इस प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड किया तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो हैं वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पे बेस्ड होते हैं। यानी अगर हमने किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो उससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वही हम कंसिडर करेंगे, एक्चुअल जो खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट कैश फ्लोज फ्रॉम अ प्रपोजल। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कैश फ्लो पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके ऑप्शन है साल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन अमाउंट, टैक्स रेट चेंज, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। सबसे पहले जान लो साल्वेज वैल्यू क्या है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक मशीनरी खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। इसका जो यूज़फुल लाइफ था मान लेते हैं 15 साल। अब 15 साल बाद अगर हम इसे बेचने जाएं तो मान लेते हैं कि हमें 2 लाख रुपए मिल रही। तो ये जो वैल्यू है इसे ही हम साल्वेज वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी एसेट के जो यूज़फुल लाइफ बीत जाने के बाद अगर हम उस एसेट को बेच देते हैं तो बेचने से जो हमें पैसा मिलता है या जो वैल्यू मिलता है उस एसेट का, उसे हम साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। होता ना कि कूड़े के भाव में बिक जाना। तो जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, उसको 4 साल 5 साल बाद आपने बेच दिया, जो भी उसका यूज़फुल लाइफ था, उसके बाद आपने बेच दिया, तो जो अमाउंट आपको मिल रहा है उसे हम साल्वेज वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कैश फ्लो पे इफेक्ट नहीं डालता। तो साल्वेज वैल्यू डालता है, क्योंकि इससे डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने में मतलब चेंजेस होगा। अगर साल्वेज वैल्यू अलग है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अमाउंट। डेप्रिसिएशन अमाउंट की वजह से कैश फ्लोज में भी चेंजेस होंगे। डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा तो उससे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, कम है तो अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स रेट चेंजेस। इसके वजह से भी जब हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ये मैटर नहीं करता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैश फ्लोज पे। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड। आपको बताना है कि कैश फ्लोज में किनको हम इंक्लूड करेंगे। आपके ऑप्शन है टैक्स शील्ड ऑफ डिप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेजिंग ऑफ फंड्स या बोथ ए एंड बी। तो कैश फ्लो समझ लेते हैं। कैश फ्लोज का मतलब क्या है? कैश मूवमेंट। तो कैश का जो मूवमेंट होता है उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। अब ये दो तरीके के हैं, एक तो होता है कैश इनफ्लोज और दूसरी तरफ होता है कैश आउटफ्लोज। ठीक है, अब इस तरीके से समझो, कैश इनफ्लो का मतलब है बेनिफिट। हम किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट तब करते हैं ना जब हमें बेनिफिट ज़्यादा मिले, बेनिफिट ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट। तो आप कैश आउटफ्लो को, यानी बिजनेस से जो पैसा जा रहा है उसे कॉस्ट मान लो, और बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसे हम इनफ्लो मान लेते हैं। ठीक है, तो कैश इनफ्लो का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो इनफ्लो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो इनफ्लो की बात करते हैं। इनफ्लो क्या है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कैश मूवमेंट अराइजिंग बिकॉज ऑफ प्रपोजल। ठीक है, बिजनेस में कोई कैश मूवमेंट हो रहा है, पैसे बिजनेस में आ रहे हैं किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से। कुछ एग्जांपल दे लेता हूँ। जैसे आपने एनुअल सेल किया, जाहिर सी बात है एनुअल सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। साल्वेज वैल्यू, 5 साल बाद 10 साल बाद जो एसेट की वैल्यू रहेगी उसको बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो बिज़नेस में आ रहा है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। जो टैक्स सेविंग हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना 30,000 रुपये टैक्स सेविंग हो रहा है, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। देखो वर्किंग कैपिटल भी अगर हमने रिलीज़ कर दिया तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। अब सपोज़ कर लो प्रोजेक्ट आपका जो है वो 3 साल का था, तो आप वर्किंग कैपिटल तो उसमें लगाओगे, तो जब 3rd ईयर आएगा
3rd ईयर आएगा तो ये जो वर्किंग कैपिटल इसको आप रिलीज कर दोगे ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसे भी हम इंक्लूड करते हैं कैश इनफ्लोज में। आउटफ्लो में क्या है, जो आपके कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं जो एक बार हो रहा है, जैसे आपने कोई नई मशीन परचेस की, उसको इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसको अपने फैक्ट्री तक लेके आए, तो जो भी फ्रेट है, चार्जेस है, ये सब सारी चीज़ें इनको हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया तो ये सारे खर्चे जो हैं ये आपके कैश आउटफ्लोज के अंतर्गत आते हैं। तो अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कैश इनफ्लो किसको किसको हम इंक्लूड करेंगे। पहला है टैक्स शील्ड ऑफ डिप्रिसिएशन, टैक्स शील्ड या टैक्स सेविंग आप बोल सकते हो, तो ये हम कैश इनफ्लो में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। रेजिंग ऑफ फंड, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रेजिंग ऑफ फंड का मतलब क्या है कि आप फंड रेज कर रहे हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, डेट या इक्विटी, इसी फॉर्म में आप करोगे। तो जब भी आप डेट या इक्विटी को मतलब एक तरीके से फंड को रेज कर रहे हो तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। मैंने आपको 3 तरीके की एक्टिविटी बताया था। जबकि हम कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कैपिटल बस्टिंग में, तो रेजिंग ऑफ फंड जो है वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, न कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश इनफ्लोज में हम उन्हीं प्रोजेक्ट से पैसे को इंक्लूड करते हैं जो उसके ऑपरेशन से हुआ है या टैक्स बेनिफिट से हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत जाता है। तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू द कैपिटल बस्टिंग। आपको बताना है कि कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू का मतलब क्या है, सिंपली आप लिख लो फॉल्स, आपको फॉल्स बताना है। आपके ऑप्शन है कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट। तो सारे ऑप्शंस को इवेलुएट कर लेते हैं। पहला बोल रहा है कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किससे संबंधित है, एसेट को रिप्लेसमेंट डिसीजन से। यानी हमने कोई एसेट परचेस किया है, उसको हमने यूज़ किया, वो एक समय के बाद ख़राब हो गया है क्योंकि उसकी यूज़फुल लाइफ है, मान लेते हैं यूज़फुल लाइफ 15 साल है, 15 साल तक हमने यूज़ किया, अब वो मशीन काम करने के लायक नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है मशीनरी को रिप्लेस करने में काफ़ी ह्यूज अमाउंट लगेगा, तो इसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए किसी भी जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए वाइबल कब होगा, फिजिबल कब होगा, बेनिफिशियल कब होगा हमारे लिए, जो पैसे हमने लगाए हैं उतने ही हमें कम से कम रिटर्न हो जाए, तब तक हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट, ये गलत है। देखिए जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसे हम संक कॉस्ट ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमारे करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो डूबी लागत के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, संक कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट है जो हमने ऑलरेडी इंकर कर लिया है और अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज रिलेवेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज क्रूशियल इन कैपिटल बस्टिंग। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आपको पता ही होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि अ रुपी टुडे इज़ मोर वैल्यूबल दैन अ रुपी टुमारो, कि अगर हमारे पास आज 1 रुपया है तो वो ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है एज़ कम्पेयर टू अ रुपी टुमारो। ठीक है, आपको पता है वैल्यू ऑफ मनी हमेशा चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इज़ रेलिवेंट इन कैपिटल बस्टिंग। तो पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन है कैश फ्लोज प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल या पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है जो कि उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गाइड करता है। इनमें से 4 प्रिंसिपल्स आपको दिए गए, एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है कैश फ्लोज प्रिंसिपल। कैश फ्लो प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें
सिर्फ एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर करना चाहिए रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं कंसीडर करना चाहिए बल्कि कैश फ्लोज को कंसीडर करना चाहिए। और ये ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि कैश फ्लो जो है वो रियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट को बताते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए कैश फ्लो को ही हमें कंसीडर करना चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो ये फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए, इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें जो भी इंटरेस्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें कैपिटल बजटिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहिए बल्कि एक्सक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ सेपरेट कॉस्ट इन कैश फ्लो कैलकुलेशन। जब भी हम कैश फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं तो इंटरेस्ट को एक अलग कॉस्ट के रूप में हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनको इंडिपेंडेंट रखना चाहिए और फाइनेंशियल डिसीजन। एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने डेट लिया तो डेट लेने पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो डेट आपने लिया है और इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो तो ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। इसे हमें फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत रखना होगा, न कि कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत। तो ये भी जो प्रिंसिपल है फॉलो किया जाता है कि इंटरेस्ट को हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत रखना है, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट है पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी हम कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहे हैं उन्हें आफ्टर टैक्स कंसीडर करना होगा, आफ्टर टैक्स कंसीडर करना होगा। ये भी कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत फॉलो किया जाता है। अक्रूवल प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो नहीं किया था। अक्रूवल प्रिंसिपल बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब वो इंकर्ड होता है रेदर देन व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एक्चुअली में हमने पे किया है या रिसीव हुआ है उससे मतलब नहीं। अगर हमारे जो रेवेन्यू या एक्सपेंसेस है वो इंकर्ड हो गए तो हमें उसे रिकॉग्नाइज करना होगा। कैपिटल बजटिंग में हम इस तरीके के प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते हैं। कैपिटल बजटिंग में हम एक्चुअल कैश फ्लोज को ही कंसीडर करते हैं। अक्रूवल प्रिंसिपल यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाता है। तो पूछा है कौन फॉलो नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज। आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते समय इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं? ऑप्शन है बिकॉज इट इज़ अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इज अ कैश फ्लो, रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लोज। देखिए, कैपिटल बजटिंग में जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये पढ़ा होगा। लेकिन जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो उसमें दो तरीके की कॉस्ट होती हैं। एक तो होता है कैश कॉस्ट और दूसरा होता है नॉन कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ध्यान रखना। तो टोटल कॉस्ट जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट दो तरीके के होते हैं। कैश कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप कि एक्चुअली कैश पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है। नॉन कैश कॉस्ट का क्या मतलब है? सॉरी, कॉस्ट है तो ये हम पे कर रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट की बात हो रही है। तो नॉन कैश कॉस्ट का क्या मतलब है कि ऐसा कॉस्ट जो कैश के फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन को हम इंकॉर्पोरेट करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि डेप्रिसिएशन यूज़ करने से कैश फ्लोज हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन को अगर इंकॉर्पोरेट करते हैं तो उससे टैक्स लायबिलिटी कैसे कम हो जाती है। देखिए, हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो एक तरफ हम लिख देते हैं विथ डेप्रिसिएशन, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन लिया है, और एक तरफ लिख लेते हैं विदाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं। ये हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं विद और विदाउट डेप्रिसिएशन। सेल्स ले लेते हैं 5 लाख, डेप्रिसिएशन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, सेल्स दोनों में सेम होगा, माइनस कैश कॉस्ट मान लेते हैं 2 लाख, इसमें फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इंक्लूडेड, यहाँ भी 2 लाख हो जाएगा। कितना हो गया? 3 लाख। इसे हम क्या बोलेंगे? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन
का अमाउंट जो है 1 लाख है। अब देखो विथ डिप्रिसिएशन में तो हम डिप्रिसिएशन को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन विदाउट डिप्रिसिएशन में हम डिप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 लाख, और यहाँ पे कितना होगा 3 लाख, क्योंकि यहाँ पे हमने डिप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं किया है। इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस कर देते हैं टैक्स एट द रेट 30%, और ये 30% किस पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। आपको पता ही होगा टैक्स आपको प्रॉफिट पे देना होता है। तो 2 लाख का 30% करेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000, और 3 लाख पे 30% करेंगे तो कितना होगा 90,000। माइनस कर देंगे कितना होगा 1,40,000, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90,000 है 90,000, तो 2,10,000 हो जाएगा। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमने कहा था कि जब भी हम विथ डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमने कैश फ्लोज में हमेशा देखा है कि जब भी हम कैश फ्लो टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो हम वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, दूसरे वाले में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,10,000। समझ में आ रहा है, ये 2,10,000 क्या हो जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो मैंने आपको बताया था अभी कि डेप्रिसिएशन को हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते समय इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि वो टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। अब यहाँ पर टैक्स देखो, ये है टैक्स। अगर हमने डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया है तो हमारा टैक्स कितना आ रहा है 60,000। अगर हमने डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया तो टैक्स कितना आ रहा है 90,000, यानी डिफरेंस कितना है 30,000 रुपये का। तो मैंने आपको अभी बताया था कि टैक्स सेविंग कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये बताया था। डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख का है, टैक्स रेट कितना 30%, तो यहाँ पे टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा 30,000। ये क्या है टैक्स सेविंग, यही मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आपने अभी देखा कि डिप्रिसिएशन का इस्तेमाल करने से जो हमारे टैक्स की लायबिलिटी है वो कम हो जा रही है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लोज बिकॉज इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। हमेशा ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है हमें टैक्स कम देना पड़े। समझ में आया? तो 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स पूछ रहा है। फॉर कैपिटल बजटिंग sunk costs are ignored, opportunity costs are excluded, incremental cash flows are considered, relevant cash flows are considered। तो फॉल्स बताना है, सब देख लेते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखिए संक कॉस्ट जो है वो मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इररिलेवेंट कॉस्ट है, ऐसी कॉस्ट है जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है और आज उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो बेकार है, वो डूबी लागत है, तो इसीलिए इररिलेवेंट है, तो इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम एक्सक्लूड नहीं करते बल्कि इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कंसीडर्ड। मैंने आपको बताया था कि 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए जो है वो 15 लाख रुपए हमें एनुअली दे रहा है, प्रोजेक्ट बी जो है वो 10 लाख रुपए दे रहा है, तो हमें कौन से प्रोजेक्ट को हम चूज करेंगे? आप बोलोगे सर प्रोजेक्ट ए चूज कर लो। तो कैपिटल बजटिंग में जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं तो उसे हम कंसीडर करते हैं ताकि जो भी प्रोजेक्ट हमने चूज किया है वो हम कंपेयर कर सकें दूसरे प्रोजेक्ट से, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमने चूज किया है वो हमारे लिए मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन है। अगर बी नहीं होगा तो हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इंक्लूडेड, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड, तो ये कंसीडर किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज जो मेजर किया जाता है वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम उन्हीं कैश फ्लोज को कंसीडर करेंगे जो किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट से संबंधित है और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की वजह से ही हुए हैं। नेक्स्ट है रेलेवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर, तो ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो 2 तरीके के होते हैं, रेलेवेंट होता है, इररेलेवेंट होता है। रेलेवेंट कैश फ्लो क्या होता है? जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है। इररेलेवेंट जो होता है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। तो रेलेवेंट कैश फ्लोज का कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड और न्यू प्लांट, ट्रेड इन वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीनरी और प्लांट एक्सेट्रा।
इररिलेवेंट कॉस्ट का एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे संक कॉस्ट, एलोकेटेड ओवरहेड, फाइनेंशियल कैश फ्लोज एक्सेट्रा आर इररिलेवेंट कैश फ्लोज। तो रेलेवेंट कैश फ्लोज आर कंसीडर्ड इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बस्टिंग। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कैपिटल बस्टिंग में अप्लाई नहीं की जाती। आपके ऑप्शन है कैश फ्लोज बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म्स, all cost and benefits are measured on cash basis, all accrued cost and revenues be incorporated, all benefits are measured on after tax basis। तो देखिए कैश फ्लोज जो कैलकुलेट किया जाता है इंक्रीमेंटल टर्म्स में किया जाता है, सही है। कॉस्ट और बेनिफिट को मेजर किया जाता है कैश फ्लोज पे, बिल्कुल सही है। और बेनिफिट को मेजर किया जाता है आफ्टर टैक्स बेसिस। बेनिफिट का मतलब क्या है, कैश फ्लोज या प्रॉफिट आप कह सकते हैं, ठीक है। अक्रूड कॉस्ट है रेवेन्यू भी इनकॉर्पोरेटेड, ये नहीं होता है। तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी प्रपोजल्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हम इवैल्यूएट करते हैं कैश फ्लो के बेसिस पे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? आपके ऑप्शन है कैश फ्लोज आर इजी टू कैलकुलेट, कैश फ्लोज आर सजेस्टेड बाय सेबी, कैश फ्लो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए कैश फ्लो का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि कैश फ्लो जो है वो इम्पॉर्टेंट है देन प्रॉफिट। क्यों है? क्योंकि जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं और अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम कैपिटल बस्टिंग में कैश फ्लो का ही इस्तेमाल करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, जबकि कैश फ्लो जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। कैश फ्लो एनालिसिस में हम देखते हैं एक्चुअल जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप देखो कि जो अलग अलग तरीके के जो फर्म के पॉलिसीज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, वो प्रभावित करते हैं आपके प्रॉफिट को। जैसे मान लेते हैं दो फर्म है, उसने दो अलग अलग तरीके की डेप्रिसिएशन का मेथड इस्तेमाल किए, तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा कैश फ्लो जो है वो बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। तो 17th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया था। आपके ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, चेंजिंग वर्किंग कैपिटल, इन्फ्लेशन इफेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड किया था। संक कॉस्ट जो है वो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि ये इररिलेवेंट कॉस्ट होता है, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते। चेंज इन वर्किंग कैपिटल को इंक्लूड करते हैं और इन्फ्लेशन इफेक्ट को करते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो 18th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल नहीं है। आपके ऑप्शन है इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ब्रिंग्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ओनली, हैज़ वेरी लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो देखिए कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल कौन सा होगा? अगर आपने कोई फिक्स एसेट परचेस किया है, मान लेते हैं कि आपने 20 लाख रुपए की आपने एक प्लांट परचेस किया है, तो ये आपका कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं तो भी होगा, और लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो भी होगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल रहा है तो ये कैपिटल बस्टिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, जो कि एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। तो 19th का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कैपिटल बस्टिंग संक कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज। अभी मैंने आपको बताया कि संक कॉस्ट जो है वो एक इररिलेवेंट कॉस्ट है, इसीलिए इसे हम कंसीडर नहीं करते और इग्नोर कर देते हैं। तो आपको बताना है कि संक कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, क्यों? आपके ऑप्शन है बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट, नॉट इंक्रीमेंटल, नॉट रिवर्सिबल, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हम संक कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्रीमेंटल, या इसको बोलते हैं नॉट रेलिवेंट। नॉट रेलिवेंट या इसको इरेलीवेंट बोल सकते हैं आप। नॉट रेलिवेंट, नॉट इंक्रीमेंटल या नॉट रेलिवेंट आप कह सकते हो। रेलिवेंट नहीं, इसीलिए इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो 20th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब कुछ स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर सेम।
दूसरा कह रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस। ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आता है, लॉन्ग टर्म के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग डिसीजन आता है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग आर सेम। ये सेम नहीं। मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग दो अलग अलग चीज़ है। हालांकि हम फाइनेंस में कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ये दोनों शब्दों को, लेकिन इनमें अंतर है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंतर्गत कैपिटल बजटिंग भी आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल बजटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है, देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एन एक्सपेंशन डिसीजन इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पहले से स्टार्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ये इनकरेक्ट है। किस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि हमारे फ्यूचर की जो फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसा होगा। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन डू अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है एन एक्सपेंशन डिसीजन। मैंने आपको बताया था, आइकिया का एग्जाम्पल लिया था कि आइकिया मान लेते हैं दिल्ली में है, वो अब वाराणसी में अपना स्टोर खोल रहे हैं, तो एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन डिसीजन जो है वो एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा है नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल राशनिंग आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये इनकरेक्ट है। रिवर्सिबल नहीं होता है बल्कि इरिवर्सिबल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो बहुत लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट देख लेते हैं, कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल रैशनिंग आर अल्टरनेटिव टू ईच अदर। ये इनकरेक्ट है। कैपिटल बजटिंग के डिसीजन का मतलब क्या है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, और कैपिटल राशनिंग क्या है, वो ऐसी सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्रंच होता है, फाइनेंस की कमी है, आपके पास पैसे की जब कमी है किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, उसे हम कैपिटल रैशनिंग कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग में आपके पास पैसे हैं और कैपिटल रैशनिंग में आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है, पैसे की कमी है, तो दोनों अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, sunk cost is relevant cost in capital budgeting. Opportunity cost of an input is always considered in capital budgeting. पहला स्टेटमेंट देखते हैं, sunk cost is relevant cost। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि sunk cost जो है वो relevant cost नहीं होता है बल्कि irrelevant cost होता है, और उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए उसे हम इग्नोर कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सेकंड कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसे हम हमेशा कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी ऑलवेज आ जाए या नेवर आ जाए तो ध्यान रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम हमेशा कंसीडर नहीं करते कैपिटल बजटिंग में। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर डिफरेंट। कैश फ्लोज आर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो पहले स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। पहला कह रहा है कैश फ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों अलग अलग हैं, सही बात है, और कैश फ्लोज को कंसीडर करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कैश फ्लोज जो है वो अप्रोप्रिएट मेजर हैं ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए कैश फ्लो जो है वो बेस्ट मेथड है। अप्रोप्रिएट मेजर का मतलब क्या है, बेस्ट मेथड है, तो ये बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो,
या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।